वेलकम बैक जी। आज हमारी फोर्थ क्लास है एडवांस ऑडिट की। अच्छा जी, हमने अब इंडिपेंडेंस रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट और रिव्यू एंगेजमेंट शुरू किया था कि अगर आप ऑडिट कर रहे हैं या रिव्यू एंगेजमेंट कर रहे हैं तो उस केस में आपने इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी है। तो वो केसेस देखने हैं कब आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, कब आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो सर हमने इससे पहले क्या किया था, मैं पहले भी बता चुका हूँ। उससे पहले हमने अदर देन ऑडिट और रिव्यू एंगेजमेंट की इंडिपेंडेंस को देखा था, जिसमें एक आपको क्लाइंट आके कह रहा था कि भाई मुझे एक्विजिशन करनी है आपके ऑडिट क्लाइंट की, तो बताएं आप सर्विसेज दे सकते हैं या नहीं दे सकते। आपका एक सेलर से अरेंजमेंट था और आप उसको रिकमेंड करते थे भाई उससे चीजें परचेज करें। सेकंड ओपिनियन पे हमने बात की थी, फीस से रिलेटेड बात की थी कि रेफरल फी हो, आपको कितनी फीस कोड करनी है, कितनी फीस आप चार्ज कर सकते हैं, व्हाट्सोएवर द केसेस। बट उन केसेस में हमने ये हरगिज डिस्कस नहीं किया था कि अगर आप ऑडिट या रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी है और कौन कौन से केसेस आपके सामने आ सकते हैं। अच्छा जी, फिर मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप बात करें एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट और रिव्यू एंगेजमेंट्स की, तो ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले या ऑडिट करने से पहले या ऑडिट या रिव्यू एंगेजमेंट करने से पहले आपने अगर इंडिपेंडेंस के केसेस देखने तो वो अब हमने शुरू किए थे। पर उन केसेस को देखने से पहले कि आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले आपने इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी है, तो उसके लिए कुछ आपको जार्गन्स पता होने चाहिए थे। यानी ये बहुत ही ब्रॉडर टर्म्स में लिखा हुआ है, क्योंकि देखें अगर ये मैं आपको जार्गन्स नहीं बताऊंगा तो यही तो आगे यूज होते हैं, हर जगह ये चीज आएगी, हर जगह ये वाली चीज आएगी, तो टेक्निकली फिर आप कंफ्यूज होंगे कि यार इससे इसका मतलब क्या है। तो फिर हमने पहले ये डिसाइड किया कि भाई हम एक काम ये करते हैं कि उन जार्गन्स की डेफिनेशन, उनका मतलब समझते हैं कि जब भी वो यूज हो तो उस एक वर्ड का मुझे मतलब समझ आए तो मैं उसकी इंटरप्रिटेशन अच्छे से कर सकूं। अच्छा जी, अब वापस से हल्का फुल्का रिकॉल कर लेते हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि भाई सबसे पहले आपने ये समझा कि पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी क्या होती है। हमने कहा कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी या तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज XYZ होंगे तो होगी, वो हमें लॉ बताएगा। शेयर कैपिटल होगा XYZ अमाउंट से इंक्रीज करेगा तो वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी बन जाएगी, वो हमें लॉ बताएगा। अच्छा जी, या तो उस कंपनी ने फिड्यूशरी कैपेसिटी में लोगों के एसेट्स होल्ड किए हुए हों, जैसे बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर हमें ये जार्गन पता ही क्यों होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का, तो उसको डिस्कस कर लेते। देखें आगे जगह जगह ये बात डिस्कस हुई होगी कि पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, सवाल में आ जाएगा तो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो आपने एकदम अच्छे से फॉलो करनी है। एग्जाम्पल दे देता हूँ। लेट्स से मैंने कहा कि एक XYZ कंपनी है, यानी बैंक है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी मैं कह रहा हूँ, लिस्टेड बैंक नहीं है, सही है जी, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी तो हो गई ना। अच्छा, मैं उसको अपार्ट फ्रॉम ऑडिट एक सर्विस दे रहा हूँ। अच्छा, अब यूजुअली होता ही है कि कुछ सर्विसेज अलाउड होती हैं कि आपको कहा यह जाता है कि भाई अगर आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, जैसे बैंक की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसको ऑडिट करने गए, वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, वो बैंक आपको ये कह रहा है कि भाई आप हमें ऑडिट भी करें हमारा। अच्छा, मैं उसको एक अदर सर्विसेज भी दे रहा हूँ, लेट से उसको बुक कीपिंग दे रहा हूँ, यानी अपने 2-3 मैंने जूनियर लगाए हुए फर्म के, वो उसको बुक कीपिंग दे रहे हैं। और दूसरी चीज यह है कि मुझसे वो ऑडिट भी मांग रहा है, तो क्या फिर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी में और नॉर्मल इदारों में ये अलाउड है या नहीं है? सर अलाउड कैसे होगा भाई? मैं बोलूंगा कि दूसरे पार्टनर को बोलूंगा कि भाई आप एक काम ये करें कि अपने स्टाफ भेजें, मेरा स्टाफ अलग है, आपका स्टाफ अलग है, वो चाइना वॉल वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। पर कुछ जगहों पे ऐसा होता है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के केस में कि ये चीज भी अलाउड नहीं होती, यानी चाइना वॉल का कॉन्सेप्ट भी अलाउड नहीं होता। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी और बाकी इदारों में जो रिस्ट्रिक्शंस है वो क्या होता है, फर्क होता है। तो अगर सवाल में वो आपको लिख के दे दे कि दिस इज पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, या तो कोई थ्रेशोल्ड हम अभी जैसे डिस्कस किया कि भाई फिड्यूशरी कैपेसिटी में लोगों के पैसे होल्ड किए हुए हैं, तो भाई वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी बन जाएगी। तो आपने आगे जितने केसेस मेरे साथ करने हैं एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट्स में, तो उसमें इंडिपेंडेंस में पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज की कंसिडरेशन थोड़ी सी ज्यादा होंगी। बस इसलिए ये जार्गन हमें पता होना चाहिए। फिर मैं आगे लेके चला आपको, मैंने कहा आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए था रिलेटेड एंटिटी का। वो कहता है भाई, जो ये कोड ऑफ एथिक्स 2019 है, वो ये कहता है कि भाई मैं आगे पंचायत में नहीं जाऊंगा, मैं आपको कह रहा हूं कि जब मैं ऑडिट क्लाइंट की बात कहूं, जहां जहां मैं ऑडिट क्लाइंट बोलूंगा उसके रिलेटेड, प्लीज सुनिएगा, उसके रिलेटेड जो उसकी रिलेटेड एंटिटीज हैं वो भी कवर होंगी। सर एग्जांपल दे दें। मैंने कहा अगर लिस्टेड एंटिटी है, अगर मैं बहुत सुकून और तामुल से समझिएगा,
जहां जहां मैं कह रहा हूं कि आप ऑडिट क्लाइंट का ऑडिट नहीं कर सकते, नहीं उस क्लाइंट का ऑडिट नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स क्या आप उसकी रिलेटेड एंटिटीज का भी ऑडिट नहीं कर सकते कुछ हालात वाकयात की वजह से, वो मैं आगे कहूंगा। अच्छा वो क्यों कह रहा है ऐसा कि आपको रिलेटेड एंटिटी पता होनी चाहिए? भाई वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने आगे हर जगह रिलेटेड एंटिटी को डिस्क्राइब नहीं किया। वो कहता है कि भाई अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसकी रिलेटेड एंटिटी उसकी पेरेंट भी हो सकती है, उसकी सब्सिडियरी भी हो सकती है, उसकी एसोसिएट भी हो सकती है। अब एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल, मेरा एक ऑडिट क्लाइंट है, XYZ ऑडिट क्लाइंट है, मैंने देखें ये राइट पे यूं किया हुआ है, XYZ ऑडिट क्लाइंट है। अच्छा जी, और बहुत सुकून से समझिएगा ये बात। अच्छा जी, अब और एक XYZ ऑडिट क्लाइंट है मेरा और एक ABC कंपनी है, हम फर्म है। ABC कंपनी में हमारी वाइफ डायरेक्टर है, पहली चीज जो ये ऊपर मैंने यहां रखी हुई है। अच्छा, या तो हमारी वाइफ ने मेजर शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। अब इस ABC कंपनी ने क्या किया, हमारे ऑडिट क्लाइंट में इन्वेस्टमेंट कर दी। तो मुझे एक बात बताओ, पहले तो मैं इससे इंडिपेंडेंट था, पहले मैं इससे क्या था भाई, जो XYZ कंपनी है उससे इंडिपेंडेंट था, पर अब मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि उसकी वजह से नहीं, उसकी रिलेटेड एंटिटी की वजह से। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब ये केस लिस्टेड एंटिटी के केस में अप्लाई होगा कि एक कंपनी उसकी पेरेंट बन गई जिससे मैं पहले इंडिपेंडेंट था, अब इंडिपेंडेंट नहीं हूं क्योंकि हमारी वाइफ ने इस ABC कंपनी में शेयर्स क्या किए हुए, होल्ड किए हुए। तभी वो कहता है कि भाई रिलेटेड एंटिटी आपको पता होनी चाहिए कि होती क्या है। आई होप ये बेसिक बात आपको क्लियर है। फिर मैंने आपको कहा था कि अगर चलो इंडिपेंडेंस सीखोगे आगे मेरे साथ तो कितने टाइम के लिए मेंटेन करनी है, वो मैंने आपको बता दिया था कि साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक, और अगर कंटिन्यूएशन में है तो फिर लेटर ऑफ के भाई या तो कोई पार्टी मना कर दे या ऑडिट रिपोर्ट साइन हो जाए, व्हाट्सएवर द केसेस, ये हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। अच्छा जी, ये सारी डेट्स वगैरह भी हम देखेंगे आगे सवालों के जरिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके मतलब क्या है। आगे एक कॉन्सेप्ट आता है नेटवर्क फर्म का। नेटवर्क फर्म का मतलब ये कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल भाई जैसे EY कराची है, EY इस्लामाबाद है, सही है, और EY UK है, ये सारी चीजें ये जो अलग अलग फैली हुई है हमारी क्या होती हैं, नेटवर्क फर्म होती हैं। वो कहता है कि भाई आपको नेटवर्क फर्म का भी जार्गन पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय नेटवर्क फर्म। एग्जांपल देखिए, आगे जाके कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी होंगी कि लेट्स से मैं ऑडिट क्लाइंट को एक्सेप्ट करने लगा और मुझे ये कोड ऑफ एथिक्स बोलेगा कि भाई इस ऑडिट क्लाइंट को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। भाई मैं बोलूंगा मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता? वो बोलेगा क्योंकि आपकी नेटवर्क फर्म का कोई मसला है, उनका स्टेक है, तो आप ये नहीं कर सकते। सर ये तो मतलब तो ज्यादती है। भाई ज्यादती नहीं है तो फर्म का रेवेन्यू ना, है तो फर्म का रेवेन्यू। आगे जाके कुछ केसेस ऐसे आएंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी फर्म हैविली डिपेंडेंट है ऑन अ सिंगल क्लाइंट, तो उस फर्म के मतलब से उसका ये मतलब नहीं होता सिर्फ इंडिविजुअल फर्म, उसका मतलब ये होता है कि भाई उसकी नेटवर्क फर्म्स का भी रेवेन्यू मिलाओ। आई होप ये बात आपको क्लियर है। तो सर इसलिए आपको नेटवर्क फर्म पता होनी चाहिए। अच्छा फिर वो कहता है कि सिंपल सरसरी तौर पे, फिर मैं इसकी यहाँ पे स्लाइड में डेफिनेशन खोल दूंगा। वो सिंपल ये कहता है नेटवर्क फर्म बनती कब है, हम प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करते हैं इसको। नेटवर्क फर्म तब बनती है जब आप कॉमन रिसोर्सेज शेयर करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे स्टॉक काउंट करवाना है इस्लामाबाद में, तो मैं EY इस्लामाबाद को कहूंगा कि भाई जाओ यार वहां पे अपने बच्चे भेजो ताकि हमारी कॉस्ट बच जाए, और फिर हम हल्की फुल्की बिलिंग कर देना। जैसे अगर आपके कोई काम है कराची में तो हम वो करा देंगे। ये हो गया शेयरिंग ऑफ कॉमन रिसोर्सेस। अच्छा फिर रिसोर्सेस में सिर्फ एम्प्लॉय नहीं आते हैं। लेट्स से कि EY का एक पोर्टल है जिसपे मुझे पूरी गाइडेंस मिलती है रिलेटिंग टू ऑडिट, अगर वो कॉमनली यूज कर रहे हैं तो ये भी नेटवर्क फर्म है। कॉमन लोगों को यूज करना, यानी लोगो मतलब लोग नहीं, लोगो, सही। जैसे EY है तो हर जगह EY का लोगो लगा हुआ है, दूसरी फर्म में भी लगा हुआ है, तो ये भी सारे नेटवर्क फर्म के एम्बेड में आते हैं। तो समझाने का मकसद ये है, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर कॉमन स्ट्रेटजी शेयर हो रही है, कॉमन स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि जिस तरह स्ट्रेटेजिकली EY पाकिस्तान ऑपरेट हो रहा है उसी तरह EY पाकिस्तान के अलावा हमारा EY दुबई ऑपरेट हो रहा है, ये सारी किस में एम्बेड में आ जाएंगी, नेटवर्क फर्म में। उसने टेक्निकली बेसिक आपको एक आइडिया दिया है कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय नेटवर्क फर्म, और मैं आपको सरसरी तौर पे बता चुका हूं कि नेटवर्क फर्म का मतलब ये है कि जैसे EY कराची, EY इस्लामाबाद, EY लाहौर, UK, ये सब सारी क्या है, ये नेटवर्क फर्म्स हैं। आज देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है इट इज क्लियरली एम्ड एट प्रॉफिट और कॉस्ट शेयरिंग। मैंने आपको बताया कि भाई या तो प्रॉफिट शेयरिंग है या कॉस्ट शेयरिंग है, दो सब मिल मिला के। इसके बाद द एंटिटीज विद इन द स्ट्रक्चर शेयर कॉमन ओनरशिप कंट्रोल। अगर वही एंटिटी, जैसे आपने देखा होगा, आपको पता भी होगा कि एक मैनेजिंग पार्टनर होता है,
तो मैनेजिंग पार्टनर के अंदर ही सारी चीजें आ रही होती है ना, जो पूरे पाकिस्तान की फर्म्स को देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की फर्म को, यानी फॉर एग्जांपल कराची ऑफिस को, इस्लामाबाद ऑफिस को, लाहौर ऑफिस को देख रहा है, तो वो ये बात कह रहा है कि द एंटिटीज विद इन द स्ट्रक्चर शेयर कॉमन ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट। और फॉर एग्जाम्पल अगर ईवा इंटरनेशनल है, वो एक कंट्रोल करती है सबको, तो वो सारे अंडर कॉमन मैनेजमेंट और कंट्रोल आते हैं। आगे जी, द एंटिटीज विद इन द स्ट्रक्चर शेयर कॉमन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। अगर कोई क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फर्म के और वो सब सेम है, तो वो भी नेटवर्क फर्म के एम्बिट में आती हैं। द एंटिटीज विद इन द स्ट्रक्चर शेयर अ कॉमन बिजनेस स्ट्रेटेजी, है मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाद द एंटिटीज विद इन द स्ट्रक्चर शेयर द यूज ऑफ अ कॉमन ब्रांड नेम। मैंने आपको बताया था लोगो, ब्रांड, नाम सेम यूज करना, ये भी आपकी नेटवर्क फर्म में आ जाएगी, दूसरी कंपनी, दूसरी फर्म। द एंटिटीज विद इन द स्ट्रक्चर शेयर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ प्रोफेशनल रिसोर्सेज। मैंने आपको कहा था प्रोफेशनल रिसोर्सेज में एम्प्लॉयज भी आते हैं और अदर देन एम्प्लॉयज भी आते हैं, जैसे मटीरियल हो गया, सही है, IFRS की गाइडेंस हो गई, टूल्स हो गए, ऑडिटिंग टूल्स हो गए, ये सारी चीजें। अच्छा भाई, फिर वो कहता ये कि जब आपने ये समझ लिया तो कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें वो नेटवर्क फर्म के एम्बेड में नहीं आएगी। और ये क्यों कह रहा हूं, फिर प्लीज याद रखिएगा इसको, सवालों में वो घुमाएगा, क्योंकि देखें कोड ऑफ एथिक्स से 15 नंबर लेने हैं, 15 जो इसके नंबर हैं वो लेना आसान तो है, पर आसान तब है जब आपने इसको तमीज से रीड किया हो। देखो बच्चे फेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको स्ट्रेटजी नहीं पता कि भाई कौन सी चीज पे क्या फोकस करना है। मैं कह रहा हूं कि भाई कोड ऑफ एथिक्स माना टेक्निकल है, माना बहुत टेक्निकल है, पर अगर इस टेक्निकलिटी को हमने जैसे ब्रेक करके, मैंने आपको इसके पहले कोड ऑफ एथिक्स रीड करवाया था, आप खुद देखें, एक बच्चा अगर खुद रीड करे तो उसको डायरेक्टली चीजें समझ कभी नहीं आएंगी अनलेस के वो ऐसे ब्रेक करके करे। तो ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं शुरू से लेकर आखिर तक ऐसे ही चलूंगा और फिर आखिर में उसको रीड करवाता रहूंगा जैसे हम अभी करते हैं। अच्छा, फिर वो कहता ही है कि जब आपने नेटवर्क फर्म समझ लिया, सही है, सवालों में भी वही गेम करेगा, बोलेगा कॉमन स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, सही है जी, पर एक एक्सेप्शन भी है इसकी, एक या दो एक्सेप्शन है। वो कहता ये है कि अगर 2-3 फर्म्स मिलके, लेट्स से 2-3 फर्म्स मिलके कुछ रिसोर्सेज तैयार कर रही हैं। सर रिसोर्सेज क्या मतलब? जैसे एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम तैयार कर रही हैं, फिर वो बोलती हैं तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, तो दिस डज नॉट कम विद इन द एम्बिट ऑफ नेटवर्क फर्म। यानी सर फॉर द टाइम बीइंग के लिए मिलना, सही है, ट्रेनिंग का मटेरियल डेवलप करना और फिर अलग हो जाना, ये कोई ऐसा केस नहीं है कि नेटवर्क फर्म के जुमरे में आए, ये बात याद रखिएगा। देखते हैं इधर एक्सेप्शंस के अंदर, पहली एक्सेप्शन है द शेयरिंग ऑफ इमटेरियल कॉस्ट डज नॉट itself क्रिएट अ नेटवर्क। इन एडिशन इफ द शेयरिंग ऑफ कॉस्ट इज लिमिटेड ओनली टू दोज कॉस्ट रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट की मेथोडोलॉजीज बनाना, मैनुअल और ट्रेनिंग कोर्सेज, दिस वुड नॉट itself क्रिएट अ नेटवर्क। अच्छा जी, अब एक और चीज इसके अंदर, ये तो मैंने आपको नेटवर्क फर्म की एक्सेप्शन बता दी कि अगर भाई इमटेरियल कॉस्ट इनकर कर रहे हैं और हम ऑडिट की मेथोडोलॉजीज यानी हम ऑडिट मैनुअल बना रहे हैं और फिर अपने अपने घर निकल गए, ये नेटवर्क फर्म के जुमरे में नहीं आता। इसके अलावा एक और बात, फॉर एग्जाम्पल कि भाई अगर 2 फर्म मिलके एक क्लाइंट को सर्व कर रही हैं, जैसे मैं कह लूं जॉइंट ऑडिट, तो बेटा जॉइंट ऑडिट का हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो वही नेटवर्क फर्म है। देखो ये लिखा हुआ है, फर्दर एन एसोसिएशन बिटवीन अ फर्म एंड अदरवाइज अनरिलेटेड एंटिटी जॉइंटली टू प्रोवाइड अ सर्विस और डेवलप अ प्रोडक्ट डज नॉट itself क्रिएट अ नेटवर्क। वो बोल रहा है कि भाई 2 फर्म्स मिलके, क्योंकि किसी बात है, हो सकता है कि भाई मुझे कॉस्ट शेयरिंग करनी हो, पर कॉस्ट शेयरिंग ऐसे तो नहीं कर रहा, मैं एक सर्विस देने के लिए कर रहा हूँ क्लाइंट को। तो आपने बाज़ औक़ात देखा होगा 2-3 फर्म्स मिलके एक क्लाइंट को सर्व कर रही होती हैं, तो भाई हो सकता है उसके अंदर लेट्स से कि भाई एक ट्रांजैक्शन एडवाइजरी की सर्विस है, उस ट्रांजैक्शन एडवाइजरी में टैक्स उसको मिल गया है, सही है, और जो उसके अलावा IPO वगैरह करवाना है या मुझे मर्जर करवाना है तो उसमें टैक्स ड्यू डिलिजेंस उसके पास है, लीगल ड्यू डिलिजेंस मेरे पास है, फाइनेंशियल भी मेरे पास है। तो क्या इसका मतलब वो मेरी नेटवर्क फर्म है? नहीं, वो मेरी नेटवर्क फर्म नहीं है। किसी क्लाइंट को 2 अगर फर्म्स मिलकर सर्व कर रही हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस असाइनमेंट, तो ये नेटवर्क फर्म के जुमरे में नहीं आता। मैं फिर रीड कर लेता हूं, एन एसोसिएशन बिटवीन अ फर्म एंड अदरवाइज अनरिलेटेड एंटिटी jointly to provide a service or develop a product does not itself create a network। अच्छा, डेवलप अ प्रोडक्ट का मतलब भी बता देता हूँ। डेवलप अ प्रोडक्ट का मतलब यह है कि क्लाइंट आपको कह रहा है मुझे अकाउंटिंग मैनुअल्स बना के दें, तो अकाउंटिंग मैनुअल्स हैं, प्लीज सुनिएगा, और एक है पॉलिसी मैनुअल्स। तो मैंने कहा भाई अकाउंटिंग मैनुअल मैं बना रहा हूँ, पॉलिसी मैनुअल वो पॉलिसी और अकाउंटिंग को हमें आपस में इंटरलिंक करना है, तो वो जो फर्म है वो पॉलिसी मैनुअल बना रही है, मैं बना रहा हूँ कोई अकाउंटिंग मैनुअल, तो हम एक इंटर रिलेटेड चीज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो इसमें अगर साथ हम काम कर रहे हैं, दैट डजंट क्रिएट अ सेंस ऑफ नेटवर्क फर्म, ये बात याद रखिएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए जी, एक और चीज, हाउएवर लार्जर स्ट्रक्चर माइट बी एम्ड ओनली एट फैसिलिटेटिंग द रेफरल ऑफ वर्क, ये वही वाली एग्जांपल दे रहा हूं वापस से कि भाई अगर एक लार्ज स्ट्रक्चर है और कि रेफरल ऑफ वर्क है हमारा, विच इटसेल्फ डज नॉट मीट द क्राइटेरिया नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ नेटवर्क। अच्छा जी, इसके बाद ये जार्गन्स समझने के बाद हम अब आ जाते हैं अपने पहले केस पे, जिसका नाम है मर्जर एंड एक्विजिशन। अच्छा जी, अब बहुत सुकून से देखना आपने, क्योंकि आगे सारी चीजें टेक्निकल हैं, आप खुद रीड करेंगे। मुझे 100% पता है किसी को नहीं समझ आनी बात, पर हाँ अगर इस तरीके से लेके चले हो तो आपको डेफिनेटली समझ आएगी, क्योंकि मैंने एग्जांपल्स यहीं इंक्लूड कर दी हैं। सेट है जी, देखिएगा, फर्म है और एक हमारा ऑडिट क्लाइंट है। अच्छा, ऑडिट क्लाइंट जब मैं कह रहा हूं दैट मीन्स कि भाई लॉजिकल सी बात है कि उस ऑडिट क्लाइंट को मैंने एक्सेप्ट करते हुए सारी इंडिपेंडेंस की चीजें फॉलो की होंगी, यानी इसी पूरे सेक्शन की चीजें फॉलो करके वो मेरा ऑडिट क्लाइंट बना होगा। अब तक सब सही चल रहा था, सब मजे में था। हुआ ये कि XYZ कंपनी आई, वो बन गई ऑडिट क्लाइंट की रिलेटेड एंटिटी। अरे सर ये तो कॉन्सेप्ट ही भूल गए हम, ऑडिट क्लाइंट रिलेटेड एंटिटी कैसे? भाई अगर लिस्टेड कंपनी है ये, तो वो उसकी पेरेंट, सब्सिडियरी, एसोसिएट कुछ भी हो सकती है। और अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो या तो उसकी सब्सिडियरी होगी, ऐसा ही है, क्योंकि मैंने उस पर क्या किया हुआ होगा, कंट्रोल किया हुआ होगा। यानी लिस्टेड एंटिटी इस केस में ऊपर नीचे दोनों अप्लाई होता है। अदर देन लिस्टेड के केस में हमारी सिर्फ जो नीचे वाली कंपनीज है वो हमारी रिलेटेड एंटिटी होंगी। ये बात आपको मैं बता चुका हूं, ये देखिएगा। अच्छा जी, अब देखें XYZ कंपनी जो है उसकी रिलेटेड एंटिटी बन गई है या तो मर्जर की वजह से या एक्विजिशन की वजह से। अब चाहे XYZ कंपनी ने उसको मर्ज किया हो या मेरे ऑडिट क्लाइंट ने उसको क्या किया हो, मर्ज किया हो, दोनों केस हो सकते हैं। देखें, अगर XYZ कंपनी ने उसको मर्ज किया है या एक्वायर किया है तो फिर ये लिस्टेड एंटिटी के केस में रिलेटेड एंटिटी बनेगी। देखो ये टेक्निकलिटीज बता रहा था मैं, ये वाली टेक्निकलिटीज बता रहा था मैं। या तो ऑडिट क्लाइंट ने मेरे उसको एक्वायर किया है तो फिर ये दोनों केसेस हो सकते हैं, या तो लिस्टेड एंटिटी हो या नॉन लिस्टेड हो, दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। यानी सर अगर हम सवाल देखें, अगर उसने पूछा, दिमाग घुमा देगा वो कि अगर एक कंपनी ने इसको एक्वायर किया है और प्लीज सुनिएगा, और वो ऑडिट क्लाइंट लिस्टेड एंटिटी है हमारी, तो फिर वो रिलेटेड एंटिटी बनेगी XYZ कंपनी। अच्छा, अगर एग्जांपल दूं मैं कि XYZ कंपनी ने उसको एक्वायर किया है और हमारा जो क्लाइंट है वो लिस्टेड एंटिटी नहीं है, तो फिर आपको ये बात याद होनी चाहिए कि फिर वो उस जुमरे में नहीं आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। आगे अब हमने एग्जांपल्स दिए हैं कि जो वाइफ है पार्टनर की इस XYZ कंपनी में डायरेक्टर है, इसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। पार्टनर या उसकी वाइफ के खुद के शेयर्स हैं उस XYZ कंपनी में। भाई देखें, पहले फर्म और ऑडिट क्लाइंट को देखें, कोई पंगा नहीं था, पर फर्म के जो वाइफ है, वो फर्म की वाइफ बोल रहा हूं, फर्म के पार्टनर की जो वाइफ है वो XYZ कंपनी में डायरेक्टर है, सही है। या तो पार्टनर ने या तो उसकी वाइफ ने शेयर्स होल्ड किए हुए, या तो मैं उस XYZ कंपनी को नॉन एश्योरेंस सर्विसेज दे रहा हूं, लेट्स से इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज, टैक्सेशन की सर्विसेज, ये सारी चीजें। अच्छा, तो क्या हम ये अंग्रेजी में कह सकते हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ है कोड ऑफ एथिक्स 2019 में, क्या मैं अंग्रेजी में बच्चों ये कह सकता हूं कि फर्म का इंटरेस्ट और रिलेशनशिप है XYZ कंपनी में? ये इंटरेस्ट और रिलेशनशिप क्यों है अभी आगे बता रहा हूं, ये वर्ड है, जार्गन है, मैं यूज करूंगा आगे। फर्म का इंटरेस्ट और रिलेशनशिप है XYZ कंपनी में। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछूं, क्या कोई यहाँ पे थ्रेट क्रिएट होता है? मैं कहूंगा सर डेफिनेटली यस, अब क्रिएट हुआ है, क्योंकि पहले तो ऑडिट क्लाइंट और हम एकदम इंडिपेंडेंट चल रहे थे। मैं अपने ऑडिट क्लाइंट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट था, मैंने इंडिपेंडेंस के सारी चीजों को इंश्योर किया हुआ था। ना मेरा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट था, ना मेरा कोई सेल्फ रिव्यू थ्रेट था, कोई भी मसला नहीं था, बिल्कुल सब पप्पू चल रहा था। मैं अपने प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर सबको लेके चल रहा था। पर हुआ ये कि एक कंपनी ने उसको एक्वायर कर लिया, हमारे ऑडिट क्लाइंट को या मर्ज कर लिया, जिसकी वजह से हमारा सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। क्यों? क्योंकि लाजमी सी बात है, मुझे आप एक बात बताएं कि हमारी वाइफ जहां पे डायरेक्टर है, उस कंपनी ने उसको मर्ज कर लिया, टेक्निकली ये दोनों एक एंटिटी हो गई ना। अब क्या मैं गलत ओपिनियन कभी दे पाऊंगा? सर कभी जिंदगी में ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा गलत, क्योंकि मैं बोलूंगा भाई हमारा अपना स्टेक है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? तो सर इस केस में वो कहता है कि भाई आपको फिर स्टेप्स लेने हैं।
इस सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या लेना है, स्टेप्स लेने हैं। वो कहता ये है कि भाई इंटरेस्ट और रिलेशनशिप, देखो मैंने आपको बताया इंटरेस्ट किसमें, सेल्फ इंटरेस्ट किसमें, प्लीज सुनिएगा, इंटरेस्ट किसमें कि भाई आपने शेयर्स होल्ड किए हुए, रिलेशनशिप क्या, आपकी वाइफ वहां पर है, ऐसा है। चलिए जी, बोल रहे फर्म लेगी स्टेप्स एंड करने के लिए या तो इंटरेस्ट या तो रिलेशनशिप दैट आर नॉट परमिटेड बाय द कोड ऑफ एथिक्स बाय द इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर और एक्विजिशन। देखें वो क्या रहा है, वो बोल रहा है कि अभी मर्जर एक्विजिशन की अनाउंसमेंट आ गई है, मर्जर एक्विजिशन हुआ नहीं है। वो कह ये रहा है कि बेटा अगर आप इस ऑडिट क्लाइंट से इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो उस इंटरेस्ट और रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना। किस दिन तक, लास्ट डेट क्या है, वो लास्ट डे इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। यानी वो कहना ये चाह रहा है कि बेटा अगर आपको न्यूज आ गई है, अनाउंसमेंट हो गई कि वो मर्ज करने वाला है उसको, सही है जी, अब प्रोसीजरल मैटर्स बाकी हैं। वो बोल रहा है जब तक वो मर्ज नहीं हो जाती तो इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर से पहले आपने अपने शेयर्स बेच देना। अब ऐसा तो नहीं है बीवी को तलाक दे दूं, सही है जी, या तो आप बीवी को बोलोगे कि भाई प्लीज आप जरा वहां से रिजाइन दे दे कहीं और आ जाए, तो बीवी बोलेगी अच्छा बाबू तुम कमाओ, तुम्हारी कमाई कमाई, हमारी कमाई नहीं है। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। खैर उसको एंड करने का भी तरीका ये होगा कि या तो आप बोलेंगे भाई मैं हट के दूसरे पार्टनर को दे रहा हूँ, तो आगे जाके हम ये देखेंगे कि अगर दूसरे पार्टनर को दे रहा हूँ तो क्या फिर इसमें कोई उसी फर्म का कोई अलग से इंटरेस्ट तो नहीं आ गया कि भाई चलो सही है, रेवेन्यू तो फर्म का है ना, तो फिर वो रेवेन्यू वाले केस में जाके बताऊंगा कि क्या करना है। पर अभी फिलहाल के लिए, अभी तक के लिए क्या हम ये कर सकते हैं कि मुझे इंटरेस्ट और रिलेशनशिप को अगर एलिमिनेट करना है तो सिंपल मैं एक काम करूं, सेफगार्ड्स तो आगे देखते हैं हम इसके, पर सिंपल अभी अगर मैं काम करूं, मैं सिंपल एक बात ये कहूं कि बोलूं भाई या तो अपने शेयर्स बेच दूं या वाइफ को बोलूंगा भाई शेयर्स बेच दो। कब तक, किस दिन से पहले, इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन से पहले। या तो अगर इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज दे रहा हूं उसको खत्म कर दूं ताकि मैं ऑडिट कर पाऊं, या तो दूसरा हो सकता है कि अगर इंटरनल ऑडिट से ज्यादा फीस आ रही है तो ऑडिट को बोल दूं अल्लाह हाफिज। तो ये सारी चीजें आपने देख दाख के करनी है। पर वॉट एवर द केसेस आपको इंडिपेंडेंट रहना। वो कह रहा है कि भाई अगर आप ऑडिट करना चाहते हो, देखो हमारा मेन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अभी सीख रहे हैं इंडिपेंडेंस रिलेटेड टू ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट्स। अगर आप उस कंपनी का ऑडिट करना चाहते हैं तो इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन से पहले इस इंटरेस्ट और रिलेशनशिप को क्या करें जी, एलिमिनेट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा जी, अब इसने ये तो कह दिया कि आपको अपना इंटरेस्ट और रिलेशनशिप खत्म करना है बाय द डेट ऑफ इफेक्टिव मर्जर एंड एक्विजिशन, सही है जी। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी हालात और वाकयात की वजह से मैं वो इंटरेस्ट और रिलेशनशिप ख़त्म ना कर पाऊँ, तो उस केस में क्या करना है ज़रा आगे वो जिक्र कर लेते, क्योंकि आपके दिमाग में भी सवाल आता तो ये कोड ऑफ एथिक्स ने खुद ही बता दिया। अच्छा जी, वो कहता ही है कि अगर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है उस इंटरेस्ट या रिलेशनशिप को बाय द इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन कैंसिल करना, ख़त्म करना, और ये पॉसिबली क्यों हो सकता है मैं रीज़न बता देता हूँ। भाई अगर आप फॉर एग्जांपल कोई टैक्सेशन सर्विसेज दे रहे हैं, सही है जी, या तो कोई इंटरनल ऑडिट की सर्विस दे रहे हैं, अगर आपको वो इंटरनल ऑडिट की सर्विस ख़त्म करनी है लेट्स से, तो मुझे एक बात बताओ, अगर इंटरनल ऑडिट की सर्विस ख़त्म करनी है तो फिर वो किसी और फर्म को हैंड ओवर होगा, टेकिंग ओवर होगी, इतने सारे प्रोसीजर होंगे, तो भाई ये मतलब एक टाइम लगता है। और इस वजह से मे बी ड्यू टू दिस रीज़न वो इंटरेस्ट या वो रिलेशनशिप ख़त्म ना हो पाए। अगर शेयर्स की बात करूँ तो हो सकता है कि भाई जो वाइफ है वो बाहर हो, सही है जी, और उसको आना हो यहाँ पे, उसको शेयर डिस्पोज करने हो, और ऑब्वियसली वो ऑनलाइन भी हो सकता है, बट ये कि मैं कह रहा हूँ व्हाटसोएवर द रीज़न की वजह से अगर वो नहीं हो पाए तो क्या करना है। तो देखिए इसमें एक रीज़न दिया हुआ है कि दिस माइट बी बिकॉज द फर्म प्रोवाइड्स अ नॉन अश्योरेंस सर्विस टू अ रिलेटेड एंटिटी विच द एंटिटी इज नॉट एबल टू ट्रांजिशन इन एन ऑर्डरली मैनर टू अनदर प्रोवाइडर। यानी बोल रहा है कि वो तमीज से किसी और को ट्रांसफर ना हो पाए, तो जाहिर सी बात है भाई वो भी क्लाइंट है, उसका भी स्टेक है, तो जो भी है हमें प्रॉपर वे में एक प्रोफेशनल तरीके से हमें सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करनी होंगी, तो उसमें हो सकता है टाइम लगे। तो उस केस में क्या करना है, वो ये कहता है कि फर्म को अब जो करना है वो करना ये है कि फर्म करेगी इवेल्युएट। क्या इवेल्युएट करेगी, थ्रेट इवेल्युएट करेगी, देखेगी उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और फिर जो उसने इवेल्युएट किया है वो सारी बातें डिस्कस करेगी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से उसको बताएगी कि भाई ये रीज़न है जिसकी वजह से हमने ये थ्रेट को असेस किया है और हम ये अभी इस इंटरेस्ट या रिलेशनशिप को एलिमिनेट नहीं कर पाए, और हमारी वैल्यूएशन के हिसाब से ये सिग्निफिकेंस बनती है इसकी। अच्छा जी, जैसे ही आपने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को इवैल्यूएशन बता दी अपने लेवल ऑफ थ्रेट की, और अगर
वो फिर भी आपको कहता है कि हाँ भाई बिस्मिल्लाह आप कंटिन्यू करें, तो फिर फर्म के ऊपर ये लाजिम है, ये उसके ऊपर रिक्वायरमेंट है कि वो नहीं उसने एक हरी झंडी दिखा दी तो आप बोलें चल भाई ऐसी की तैसी मैं कुछ भी करूंगा। फिर फर्म के ऊपर कंडीशंस लागू होती हैं कि अगर मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट किया है तो वो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको भी बताने लगा हूं। फर्म को फिर ये करना है कि अपने उस इंटरेस्ट या रिलेशनशिप को मैक्सिमम 6 महीने में एंड करना है। वो पहली आ रही है आपके पास, देखें, द इंटरेस्ट और रिलेशनशिप विल बी एंडेड एज सून एज रीजनेबली पॉसिबल बट नो लेटर देन 6 months आफ्टर द इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। या आफ्टर क्यों कह रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है उस दिन तक तुम नहीं कर पाए तभी तो आगे कहानी गई है। पर वो ऐसा नहीं कह रहा कि 6 महीने तक ही वेट करना है, बोल रहा है सून एज पॉसिबल करना। पर उसके लिए भी टाइम स्पेंड कितना है जी सर, 6 महीने है, इससे ज्यादा आपको अलाउड नहीं है। शेयर्स है तो शेयर्स बिक जाए, और अल्लाह भला करे अगर आपका फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि कोई नॉन एश्योरेंस सर्विस दे रहे हैं तो वो ट्रांसफर हो जाए ऑर्डरली मैनर में विदाउट किसी के नुकसान के। अच्छा जी, ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। ऐसे तो देखें वो बंदा तो 6 महीने इंटरेस्ट कैरी कर रहा था ना, अपना ऑडिट तो चल रहा था। फिर ये कहा गया कि जिस बंदे का इंटरेस्ट या रिलेशनशिप है उसको टीम से निकाल दो। देखें, इंडिविजुअल हु हैज सच an interest or relationship will not be a member of the engagement team for the audit or the individual responsible for the engagement quality control review। देखो सुनिएगा मेरी बात, वो कह रहा है कि भाई अगर कोई क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट हुआ था इस असाइनमेंट पे, इस ऑडिट पे, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि लिस्टेड कंपनी में एक ऑडिट पार्टनर होता है, क्यूसीआर पार्टनर होता है जो क्वालिटी इंश्योर करता है, तो वो दोनों के इंटरेस्ट तो दोनों नहीं होंगे, दोनों बंदे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अच्छा जी, फिर वो कहता है कि फिर इसके साथ साथ आपने कुछ ट्रांजिशनल मेजर्स लेने हैं। अब ये अगर आपको मैं जब आयजा की रीडिंग कराऊंगा इसकी कोड ऑफ एथिक्स की तो आपको लग पता जाएगा कि कितना कॉम्प्लेक्स वे में लिखा हुआ है, पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया ताकि आपकी इसके लिए आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा जी, एक ओवरव्यू, वो कहता है कि भाई कोई अगर मर्जर, एक पूरा फ्रेमवर्क बनाते हैं दिमाग में, सही है जी, कि अगर मर्जर और एक्विजिशन की वजह से, सही है जी, कोई एंटिटी रिलेटेड एंटिटी बन जाए तो पहले थ्रेड नहीं थे अब आ जाए, तो आपको क्या करना है, बाय द इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर एक्विजिशन तक अपने इंटरेस्ट रिलेशनशिप को खत्म करना है। नहीं कर सकते उसका रीजन देखें, उसके थ्रेड्स को एवेल्युएट करें, दोस्त चार विद गवर्नेंस से डिस्कस करें। फिर भी वो कहते हैं कि नहीं भाई मस्ती आप करें तो फिर उस मस्ती का एडवांटेज नहीं लेना। आपने करना ये है कि हाँ भाई मैं ऑडिट करूंगा, मैं रिव्यू करूंगा, उसके लिए आपके पास टाइम फ्रेम है कि भाई आपने 6 महीने के अंदर अंदर वो इंटरेस्ट और रिलेशनशिप खत्म करना है, उस पार्टनर या उस बंदे को टीम में नहीं रखना जिसका इंटरेस्ट है। और फिर तीसरी चीज, आपने कुछ ट्रांजिशनल मेजर्स लेने। वो ट्रांजिशनल मेजर्स क्या है वो भी बता रहा हूं आपको। वो ट्रांजिशनल मेजर्स ये हैं, पहले ऐसी सरसरी तौर पर डिस्कस करते हैं। मेरा इंसानी दिमाग क्या कहता है कि भाई ट्रांजिशनल मेजर्स में आप एक काम सिर्फ ये करें कि भाई आप अपनी फर्म का एक एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट लगा दें आपके ऑडिट के काम को रिव्यू करने के लिए, या तो जो आपका नॉन एश्योरेंस सर्विस दे रहे हो उसको रिव्यू करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि ऑडिट लेने के चक्कर में आपने नॉन एश्योरेंस सर्विस में उसकी ऑब्जेक्टिविटी अपनी इंपेयर करके उसको फायदा दे दिया हो। तो या ऐसा भी हो सकता है कि उसको रखने के लिए आपने ऑडिट में उसको फायदा दे दिया। तो व्हाट्सएवर द केसेस, आपने उन दोनों कामों में से रिव्यू करवा लेना है ताकि आपकी ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर ना हो। अच्छा जी, तो ट्रांजिशनल मेजर में सबसे पहले ये कहता है हैविंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिव्यू द ऑडिट और नॉन एश्योरेंस वर्क एज अप्रोप्रिएट, यानी जो आपको लगता है। इसके बाद फिर वो कहता है, ये बड़ी अहम बात है, ये बहुत ही क्रिटिकल चीजें हैं, तो बिल्कुल बेसिक से फर्क है। देखो पहले तो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा, फिर बोल रहे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रखें, सही है जी, जो कि फर्म का मेंबर नहीं है, उस फर्म का मेंबर नहीं है जो वो ऑडिट कर रही है, उसको अपॉइंट करें ताकि वो काम रिव्यू करे। तो सर पहले और दूसरे में क्या फर्क है? पहले में वो फर्म का ही बंदा है, दूसरे में एक बाहर का चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो फर्म का बंदा नहीं है, उससे हम रिव्यू करवा रहे हैं। और फिर एक और चीज, फिर वो कहता है ये है कि देखें या तो आप फर्म में ही कोई इंडिपेंडेंट बंदा लगाएं आपके काम को रिव्यू करने के लिए जो इस एंगेजमेंट का पार्ट ना हो। और वो बात याद रखिएगा, जिसका इंटरेस्ट था वो तो है ही नहीं। देखें एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क, एक ब्रॉडर विजन रखते हैं ना। मैंने कहा एक पार्टनर है जिसकी वाइफ वहां पे डायरेक्टर थी, या एक पार्टनर है जो नॉन एश्योरेंस सर्विस दे रहा है, आपने बोला भाई कट लो, दूसरा पार्टनर ले आए। फिर दूसरा पार्टनर लेके आना एक अलग बात, वो तो एंगेजमेंट पार्टनर है। मैं कह रहा हूं उसके काम को भी रिव्यू एडिशनल बंदे से कराएं, और या तो वो एडिशनल बंदा फर्म का ही होगा या तो वो एडिशनल बंदा फर्म के बाहर का होगा जो यहाँ पे आके आपका क्वालिटी चेक करेगा। अच्छा, फिर वो कहता ही है या तो सिंपल एक काम करें, एक दूसरी फर्म को हायर करें और बोलें उसको कि एंगेजमेंट हमारे पास ही है, क्योंकि हम तो एंड नहीं कर पाए ना। आप एक काम ये करें, हमसे फीस लें
और सिंपल ये काम ये करें, हमने जो काम किया उसको रीपरफॉर्म करें। तो सर ये कौन सी चीज हो गई ट्रांजिशनल मीजर में? सर तीसरी चीज हो गई, देखें लिख के देता है, engaging another firm to evaluate the result of non-assurance service or having an another firm to re-perform the non-assurance service to the extent necessary to enable other firm to take responsibility for the service। यानी देखिए सर कितना सिंपल फ्रेमवर्क बना के दिया उसने। और मतलब रीड करने की बात करूं तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, फ्लो चार्ट में देखें तो बहुत इजी हो जाता है। तो सर सिंपल एक काम करते हैं ना कि अगर मैं इंटरेस्ट रिलेशनशिप एंटर मतलब उसको इवेल्युएट करके एग्जिट नहीं कर पाया, खत्म नहीं कर पाया, तो भाई सिंपल सी बात है, आपने उसके थ्रेट्स को इवेल्युएट करना है, दो चार गवर्नेंस मतलब उसको डिस्कस करना है। अगर उसकी डिस्कशन के बाद वो कहता है कि भाई बिस्मिल्लाह आप करें, तो फिर आपने एक काम ये करना है कि भाई जब वो खुद आपको कह रहा है कि आप ये काम करें, तो आपने 6 महीने में उस इंटरेस्ट रिलेशनशिप को खत्म करना है। सही है जी, ये मैक्सिमम लिमिट है आपकी। 6 महीने के अलावा आपने एक काम ये करना है कि आप जिस बंदे का इंटरेस्ट है, जिस पार्टनर का इंटरेस्ट और रिलेशनशिप है, उसको कटा देना, उसकी जगह दूसरा पार्टनर लेके आना है। फिर उसके काम को रिव्यू करने के लिए भी या तो अपनी फर्म का बंदा लगाओ, या दूसरी फर्म का बंदा ले आओ, या किसी और फर्म को अपॉइंट करो जो आपके नॉन एश्योरेंस काम को इवेल्युएट करे। आई होप दिस इज क्लियर। ये बिल्कुल फ्रेमवर्क मैंने आपकी प्लेट में रख के दे दिया है ताकि आपको इजीली याद रहे। अच्छा जी, अभी का जो केस है वो केस ये है कि आपका सिग्निफिकेंट ऑडिट कंप्लीट हो चुका है और कुछ टाइम में बकाया ऑडिट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट यही कहेगी ना कि भाई ये क्या हरकत है कि तुम अभी ऐसी आखिरी टाइम पे जा रहे हो। तो हम बोलेंगे भाई हम आखिरी टाइम पे थोड़ी ना जा रहे हैं, वो तो कोई मर्जर हो गया, वो आपकी रिलेटेड एंटिटी बन गई, तो इस वजह से ये मसला हो रहा है। तो अब ये दूसरा केस है उससे मिलता जुलता, वो अब मैनेजमेंट आपको कह रही है, मैनेजमेंट खुद कह रही है, पहले आप मैनेजमेंट के पास गए थे और फिर मैनेजमेंट ने आपको कहा था सही है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट खुद कह रही है कि भाई इंटरेस्ट रिलेशनशिप हो गया, सही है, आप ऑडिट को कंटिन्यू करें क्योंकि कुछ टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगा। ये रीड कर लेते हैं, इफ दोज चार्ट विद गवर्नेंस रिक्वेस्ट द फर्म टू कंप्लीट द ऑडिट while continuing their interest and relationship when significant work have been completed, और जो रिमेनिंग ऑडिट प्रोसीजर है वो भी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में क्या हो जाएंगे जी, कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस केस में आपको क्या करना है वो बात कर लेते हैं। इस केस में वो कहता ही है कि फर्म को कुछ काम करना है। फर्म को पहले अपना लेवल ऑफ थ्रेट को क्या करना है जी, इवेल्युएट करना है और दो चार्ट विद गवर्नेंस से डिस्कस करना है जैसे पहले किया था। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर वो कहता ये है कंप्लाइड विद द अबव कंडीशंस ऑलरेडी डिस्कस। वो यहाँ पे मैंने जो कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ा था वो ये लिखा था कि कंप्लाइड विद द ट्रांजिशनल मेजर्स। आपको याद होना चाहिए, अभी डिस्कस किए ट्रांजिशनल मेजर्स कितने, 3। एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट लगा दो, सही है जी, या तो अपनी फर्म का, या बाहर से कोई ले आओ चार्टर्ड अकाउंटेंट दूसरी फर्म का, या तो किसी फर्म को अपॉइंट करो जो कि आपके नॉन एश्योरेंस काम को क्या करे, इवेल्युएट करे। सर इसमें आपने वो 6 महीने वाली बात क्यों नहीं कही कि 6 महीने में डिस्पोज कर देगा? क्योंकि इसलिए नहीं कही जो आगे बात बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि वो कह रहा है कि इस केस में फिर क्योंकि आपको वो कह रहा है कि आप अपने उस इंटरेस्ट और रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखें, तो दैट मीन्स कि फिर अगली बार आप ऑडिट नहीं करेंगे इसका, सही है जी। तो इस केस में वो कह रहा है कि आपने जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट दे दी आप उस इदारे के ऑडिटर नहीं रहेंगे, आपने रिजाइन करना होगा। देखो सीजेस टू बी द ऑडिटर नो लेटर देन द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट इशूड। तो सर सिंपल सी बात है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। उस केस में हम मैनेजमेंट के पास गए थे, मैनेजमेंट कहा था कंटिन्यू करो, फिर हमने कहा था कि भाई हाँ हमें फिर उस इंटरेस्ट रिलेशनशिप को एंड करना था। इस केस में इंटरेस्ट रिलेशनशिप को एंड नहीं करना, ऑडिट खत्म करके ऑडिट को बताना है, इंटरेस्ट रिलेशनशिप को क्या करना है, मेंटेन करना है। मैं तुम्हें लिटरली बताऊं इतनी बारीकियां हैं इसमें कि आपकी सोच है, पर आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी जो मैंने आपको बाइफरकेट करके आपकी प्लेट में रख के दे दी है, जज़ाकल्लाह। पर हाँ आपने एक चीज़ याद रखनी है कि देखें यार, आपने ये जो कोड ऑफ एथिक्स की है वो रीडिंग बंद नहीं करनी है, क्योंकि इफ़ यू रीड देन यू विल बी एबल टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट, ताकि आपको पता हो कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है।